हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष एकेडमी लाडवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था राज्यसभा के बारे में, यानी कि जो संसद का पहला अंग है। नेक्स्ट आता है लोकसभा, जो पार्लियामेंट का हमारा सेकंड अंग है लोकसभा। लोकसभा के बारे में जानने से पहले लोकसभा के आर्टिकल के बारे में जान लीजिए कि लोकसभा के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया। आर्टिकल 81 में। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में दिया गया और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में दिया गया। नेक्स्ट है लोकसभा के नाम। लोकसभा के अलग अलग नाम है बच्चों। इसे निम्न सदन बोला जाता है, लोगों की सभा बोला जाता है, भावनाओं का सदन इसको बोला जाता है, एंड हाउस ऑफ द पीपल इसको बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। अलग अलग नाम में सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न सदन की। निम्न सदन इसे बोला जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, यानी कि हायर हाउस, एंड लोअर जो हाउस बोला जाता है वो किसे बोला जाता है, लोकसभा को। नेक्स्ट आता है, इसे बोलते हैं लोगों की सभा। लोगों की सभा इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मेंबर होते हैं हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहाँ पे भेजते हैं? लोकसभा में। नेक्स्ट इसे बोला जाता है भावनाओं का सदन, यानी कि हाउस ऑफ सेंटिमेंट्स इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको? यानी कि ये जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, इनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, और जिन्हें हम लोकसभा में देखना चाहते हैं उन्हें ही हम वोट देते हैं और उन्हें लोकसभा तक पहुंचाते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? भावनाओं का सदन। नेक्स्ट है लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल इसको नाम दिया गया है बच्चों 1954 में, हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही, लोगों की सभा है ये, इसलिए इसे बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहले आम चुनाव भारत में कब हुए थे? 1951 से 1952 तक। पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुए थे और फैब 1952 तक ये कंप्लीट हुए थे। एंड जब पहले आम चुनाव हुए थे कितने सीट्स के लिए? 489 सीट्स के लिए पहले आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट बच्चों, बात आती है लोकसभा के गठन के बारे में। लोकसभा के गठन की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली मीटिंग हुई थी। गठन की बात करें तो 17 अप्रैल 1952, एंड पहली जो बैठक हुई थी 13 मई 1952। ये जो बच्चों 3-4 जो डेट्स हैं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होती हैं डेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा के मेंबर्स या लोकसभा की सीट्स के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, और ये जो डिवाइड किए गए हैं आगे, राज्यों से चुन के आते हैं 530, यूटी यानी कि संघ शासित क्षेत्रों से चुन के आते हैं 20, और राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो कितने होते हैं? 2। तो जो राज्यों से चुन के आते हैं या जो यूटी से चुन के आते हैं, ये कैसे चुने जाते हैं? ये डायरेक्ट चुने जाते हैं। डायरेक्ट यानी कि हमारे द्वारा कोई भी पर्सन जिसकी जो एज है 80 ईयर्स हो चुकी है वो वोट देने का अधिकार रखता है। तो वोट देकर हम किन्हें चुनते हैं? 530 राज्यों से, और 20 जो आते हैं यूटी से चुनते हैं। बच्चों, जैसे 18 साल जो एज है वोट देने का अधिकार है। जब संविधान बना था उसमें 18 साल एज नहीं थी, उसमें जो एज दी हुई थी कितनी थी? 21 ईयर्स दी हुई थी। और जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। उसमें जो है वोट देने का अधिकार 21 साल से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 साल कर दी थी। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इस पॉइंट को भूलना नहीं है, आपने अच्छे से याद रखना है। तो ये तो थी जो डायरेक्ट हम चुनते हैं कि इनको 530 और प्लस 20। उसके बाद नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी कि नॉमिनेट करता है। ये 2 सदस्य कौन होते हैं बच्चों? ये 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन समूह से कौन से आते हैं? एंग्लो इंडियन समूह से जो आते हैं 2 मेंबर होते हैं। ये कौन से मेंबर हैं बच्चों? एंग्लो इंडियन किन्हें बोला जाता है? एंग्लो इंडियन वो पर्सन होते हैं जिनके फादर, दादा या परदादा, कोई भी जिनके पूर्वजों में से जो अंग्रेज रहे हैं उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन। और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर जो इलेक्ट होके आए हैं, चुन के आए हैं,
उनमें से 2 एंग्लो इंडियन आते हैं तो सही है, अगर नहीं आते एंग्लो इंडियन तो राष्ट्रपति जो है उनको मनोनीत करता है, और ये आर्टिकल 331 में दिया गया है। नेक्स्ट है, ये तो थी बच्चों जो 552 मैक्सिमम में। उसके बाद हम बात करते हैं एट प्रेजेंट कितने सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था। अगर हम 17th लोकसभा की बात करते हैं, इस टाइम में जो चल रही है हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। तो एट प्रेजेंट जो इलेक्शन हुए थे 543 + 2 तो ये वही है बच्चों एंग्लो इंडियन, और 543 जो चुन के आए हमारे द्वारा, जो चुन के भेजे गए हैं, एट प्रेजेंट की बात करते हैं। और इसमें से भी 530 तो राज्यों से आते हैं, और उसके बाद है जो 13 है वो कहाँ से आते हैं, यूटी से, यानी कि यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेशों से। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों 7 सीट्स, जो 7 सीट्स बची हैं, क्योंकि टोटल कितने हो गए 540 आ गए हैं, तो 540 में से कितनी बची हमारे 45 में से 7 सीट्स बची हैं। 7 सीट्स कौन सी हैं, ये जो पीओके है, पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, ये 7 सीट उसके लिए, क्योंकि ये जो एरिया है किसके अधिकार में है, पाकिस्तान के अधिकार में है। तो जिस दिन भी ये हिस्सा बना इंडिया का, तो जो 7 सीट होंगी वो किसके लिए होंगी, पीओके के लिए होंगी। तो ये तो बात थी बच्चों सीट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, या फिर जो लोकसभा है उसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो ही और शी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट है एज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। उसके बाद बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है कि जो लोकसभा का मेंबर है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। फिर यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। अब देखो जो पर्सन लोकसभा का मेंबर है वही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा के मेंबर के लिए 25 ईयर मिनिमम होनी चाहिए, तो पीएम बनने के लिए भी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये तो हुई बात की ये बात हुई क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है। लोकसभा का कार्यकाल की अगर बात करें लोकसभा का 5 ईयर्स। अब देखो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो वैसे तो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन लोकसभा जो है 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जो 5 ईयर इसका टेन्योर है। और अगर क्वेश्चन आता है क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है, हाँ लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, आर्टिकल 85(2) के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे वैसे तो जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर होता है, लेकिन इसको भंग किया जा सकता है। किस में दिया गया, आर्टिकल 85(2) में दिया जा सकता है कि अगर रूलिंग पार्टी है उसके पास बहुमत नहीं रहता तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। इसलिए इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए जो है लोकसभा उसको क्या बोलते हैं, अस्थाई सदन बोलते हैं, अस्थाई सदन। अब देखो राज्यसभा को स्थायी सदन क्योंकि उसको भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा को क्या बोला जाता है, स्थायी सदन, इसको भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या लोकसभा में रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है। लोकसभा में आरक्षण होता है, यस। लोकसभा में जो है SC और ST इनके लिए आरक्षण होता है, बट जो OBC है इसके लिए कोई आरक्षण नहीं है। बच्चों लोकसभा में आरक्षण होता है SC और ST के लिए, लेकिन राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता। SC और किसी के भी लिए कोई आरक्षण नहीं होता। और यहाँ पे OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, और SC और ST के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। नेक्स्ट है,
लोकसभा का देखो यहाँ पे तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? अब मान लो जैसे वैसे तो 5 ईयर है इसका टाइम पीरियड, क्या लोकसभा को 5 साल से ज़्यादा इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जा सकता है? यस। किन परिस्थितियों में? अगर पूरे देश में इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी किसके तहत? आर्टिकल 352 के तहत। अगर इमरजेंसी लगी है पूरे देश में, किसके तहत? आर्टिकल 352 के तहत। तो जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, 1 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम में जो पीएम थी कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो उन्होंने लोकसभा का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़वा दिया था, पहले 1 साल के लिए, देन फिर 1 साल के लिए, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं उस टाइम में करवाना चाहती थी। इसलिए अगर क्वेश्चन आए क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? हाँ। किसमें? अगर पूरे देश में इमरजेंसी लगी हो आर्टिकल 352 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लोकसभा के स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। बच्चों, लोकसभा का जो कामकाज देखा जाता है किन के द्वारा देखा जाता है? लोकसभा में एक होते हैं स्पीकर, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है स्पीकर, और एक होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, और एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर। इन तीनों को डिफाइन कर देती हूँ। सबसे पहले है स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर का क्या काम होता है? वैसे जो लोकसभा के स्पीकर है, ये जो टॉपिक है अपने आप में ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। लोकसभा के स्पीकर क्या काम करता है? लोकसभा की जो बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता की जाती है, किसके द्वारा? लोकसभा के स्पीकर द्वारा। और लोकसभा के स्पीकर को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं लोकसभा के स्पीकर को। और जो लोकसभा के स्पीकर द्वारा अलग से शपथ नहीं ली जाती, वो शपथ जब मंत्रिमंडल लेते हैं शपथ, तो उसके साथ ही शपथ ली जाती है, किसके द्वारा? लोकसभा स्पीकर के द्वारा। एंड नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है लोकसभा के पहले स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अक्सर एग्जाम में जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवी मावलंकर जी भारत की जो लोकसभा है उसके पहले स्पीकर बने थे। और जीवी मावलंकर जी को क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है लोकसभा के जनक। लोकसभा के जनक भी बोला जाता है और इनको संसद के जनक भी बोला जाता है। इसके पीछे कारण है, लोकसभा के जनक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पहले जो भारत की लोकसभा बनी थी उसके स्पीकर बने थे। उसके बाद इन्हें संसद के जनक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भारत की संविधान सभा थी, उस टाइम में भारत की संविधान सभा 2 काम कर रही थी, एक तो सरकार को चलाने का काम और दूसरा जो है संविधान बनाने का काम। तो उस टाइम में जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के जो काम में थे, वो उनकी मीटिंग्स में बिजी रहते थे। तो संसद का काम किन के द्वारा देखा जाता था? जीवी मावलंकर जी के द्वारा देखा जाता था। और उस टाइम में जो भारत की संसद थी वो एक सदनात्मक थी, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? संसद का जनक भी बोला जाता है और लोकसभा का जनक भी बोला जाता है। और जीवी मावलंकर जी ही पहले स्पीकर हैं, पहले पर्सन हैं जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। पहले स्पीकर जिन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया था और पहले ही स्पीकर जिनकी अपने पद पे रहते हुए डेथ हुई थी। पहले स्पीकर हैं जीवी मावलंकर जी जिनके अपने पद पे रहते हुए डेथ हुई थी। एंड सेकंड है जीएमसी बालयोगी, इनकी भी 2002 में एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। तो पहले अगर क्वेश्चन आता है, पहले जो लोकसभा के स्पीकर जिनके अपने पद पे रहते हुए डेथ हुई थी, तो जीवी मावलंकर जी, एंड सेकंड थे जीएमसी बालयोगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर होते हैं और एक होते हैं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। बच्चों, जो जीवी मावलंकर जी हैं, जीवी मावलंकर जी थे लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे।
तो प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है कि जब तक जो है लोकसभा के स्पीकर, जब तक उनका चुनाव नहीं होता तो लोकसभा के स्पीकर का काम कौन देखता है? प्रोटेम स्पीकर द्वारा देखा जाता है। और जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ये नहीं है कि रूलिंग पार्टी के ही होंगे, ये कौन होंगे, चाहे ओपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होगा उसी को क्या बनाया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, अगर स्पीकर की बात करते हैं, जैसे कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट बच्चों मैंने आपको जब राज्यसभा का लास्ट क्लास में आपको कराया था, कास्टिंग वोट क्या होती है कि अगर किसी भी बिल के ऊपर पक्ष या विपक्ष दोनों के जो मत हैं वो सेम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें राज्यसभा में क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या देते हैं? अपना निर्णायक मत उनके द्वारा किसी भी पार्टी को दे दिया जाता है। तो लोकसभा में कास्टिंग वोट नहीं होती, ये किस में होती है? सिर्फ राज्यसभा में होती है। नेक्स्ट है लोकसभा की गणपूर्ति। गणपूर्ति या फिर इसे बोला जाता है कोरम पूर्ति, कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम पूर्ति क्या होती है बच्चों? सेशन चलने के लिए उस टाइम में कितने जो मेंबर है वो प्रेजेंट होने चाहिए, उसे क्या बोला जाता है? गणपूर्ति या कोरम पूर्ति। तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो 1/10 होनी चाहिए कोरम पूर्ति या फिर गणपूर्ति। ये बात हुई बच्चों लोकसभा के स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा की अगर हम पावर्स की बात करें, सबसे पहले पावर अगर हम बात करते हैं, लोकसभा में जो है बहुमत प्राप्त दल का नेता, बहुमत प्राप्त दल का नेता ही क्या बनता है? पीएम बनता है। यानी कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ये भी किसकी पावर है? लोकसभा की पावर है। नेक्स्ट बच्चों लोकसभा की पावर, आर्टिकल 75(3) में जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, तो पहले तो बहुमत प्राप्त दल का नेता पीएम होगा। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 75(3) मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट पावर है बच्चों आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग अगर संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ओके, उसके बाद आता है अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बच्चे जो है अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। सबसे पहले तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, देखो जैसे अगर कोई बिल जो है वो लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, उस पर सहमति नहीं बनी, तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, ज्वाइंट सेशन की बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पावर है जो लोकसभा की आर्टिकल 109, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि जो धन विधेयक है पहले कहाँ लाया जाता है, तो पहले लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में इसको पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसके पीछे कारण है। देखो लोकसभा में इसको पहले पेश करते हैं, लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा द्वारा इसको पास किया जाता है। अब लोकसभा में धन विधेयक क्यों लाया जाता है, इसको राज्यसभा में क्यों नहीं लाते? इसके पीछे कारण है लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है। अब देखो धन विधेयक यानी कि धन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो धन विधेयक में होता क्या है, इसमें टैक्सेस होते हैं, यानी कि टैक्सेस को कम करना, ज़्यादा करना या कोई नया टैक्स लगाना, या फिर जो पैसे का लेन देन है या उधार का जो लेन देन है वो किस में आता है? सभी धन विधेयक में आता है। अब देखो ये धन विधेयक है, यानी कि धन है किसका? ये जनता का है, जनता का धन है।
तो जनता का सदन कौन सा है? लोकसभा, यानी कि लोगों की सभा। इसलिए जो धन विधेयक है वो पहले कहाँ लाया जाता है? वो लोकसभा में लाया जाता है आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो पावर है लोकसभा की, आर्टिकल 110, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं। ये जो 2 पॉइंट है बच्चों, और 3 पॉइंट जो है, आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। एंड आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग धन विधेयक पहले लोकसभा में लाया जाएगा क्योंकि इसमें पैसे से रिलेटेड है और ये लोगों की सभा है। नेक्स्ट है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है? इसको लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा। तो आज मैंने बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए आपको लोकसभा से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।